एक सुबह जब घर के आंगन में बैठी सावित्री देवी और उनके पति रामप्रसाद जी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रामप्रसाद जी मोबाइल पर प्रवचन सुन रहे थे और सावित्री देवी अपने पोते के लिए स्वेटर बुन रही थी। तभी उनका बड़ा बेटा विक्रम उनके सामने आया और बोला, माँ पिताजी, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है। अब आप देखना मैं विदेश जाकर कितना पैसा कमाता हूँ। मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। जैसे ही विक्रम ने यह बात कही, सावित्री देवी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता के भाव भी तैरने लगे। रामप्रसाद जी ने चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया और बेटे को ध्यान से देखने लगे। क्या कह रहा है बेटा? विदेश में नौकरी? रामप्रसाद जी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। विक्रम ने पास आकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। हाँ माँ, वही तो। देखो, ये ऑफर लेटर है। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। महीने की तनख्वाह यहाँ की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा। अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है, उसकी ब्रांच भारत में भी है। मैं वहां 3-4 साल ही काम करूंगा। इतने समय में ही मैं बहुत सा पैसा बचा लूंगा। फिर यहाँ ट्रांसफर ले लूंगा आपके पास। आप लोग फिक्र मत करो। रामप्रसाद जी ने लंबी सांस ली। बेटा, तरक्की कौन नहीं चाहता? मैं तो खुद चाहता हूं कि तू आगे बढ़े। पर इतनी दूर? सावित्री देवी की आंखों से आंसू छलक आए। विक्रम बेटा, तू इतनी दूर चला जाएगा तो वहां कौन रखेगा तेरा ख्याल? खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, और तू भी कैसे रहेगा अकेला? विक्रम ने उन्हें हंसकर समझाया। अरे पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा। जब कोई विदेश गया तो सालों साल उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है। जब दिल करे बस एक बटन दबाओ और मैं सामने। बस 3-4 साल की बात है। इतना परेशान मत हो। मैं तो सोच रहा हूँ कभी कभार आप दोनों को भी वहां घुमाने ले जाऊंगा। फ्लाइट से बस कुछ घंटे लगेंगे। आप लोग भी बाहर की दुनिया देख लेना। सोचो माँ, आप गॉगल्स लगाकर बढ़िया सा वेस्टर्न गाउन पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमेंगी और सब कहेंगे ये है विक्रम की मॉम। सावित्री देवी मुस्कुराकर शर्मा गई। अरे राम राम, मैं और वह भी विदेशी कपड़े, लोग क्या कहेंगे? और आप पिताजी, आप तो सूट बूट में बिल्कुल किसी अफसर जैसे लगोगे। हाथ में छड़ी होगी और पूरे रब के साथ अमेरिका घूमोगे और मैं बोलूंगी यह है मेरे पापा मिस्टर राम प्रसाद। विक्रम की बातें सुनकर राम प्रसाद जी ने गंगा की ओर देखा। फिर एक ठहाका लगाते हुए बोले, देख रही हो सावित्री, हमारा बेटा कैसी कैसी बातें बनाकर हमें फंसला रहा है। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं के बीच हल्की सी हंसी झलक गई और उन्होंने बेटे का सिर प्यार से सहलाया। मैं तो भगवान से यही मांगूंगी बेटा, तू जहां भी रहे खुश रहे। विक्रम ने झुककर माँ के पैर छुए और वादा किया, माँ पिताजी, वहां जाकर भी मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। कभी महसूस ही नहीं होगा आपको कि आपका बेटा आपसे दूर है। अचानक उनकी आंखें खुलीं और अतीत में खोई सावित्री देवी वर्तमान में लौट आईं। वे सामने लगी अपने बेटों की तस्वीर को ताकते हुए सोच रही थीं। कितने वादे करके गया था मेरा बड़ा बेटा? रोज बातें करेगा, हमें घुमाएगा। कहाँ गए वे वादे? अब तो फोन भी नहीं करता। हम करते हैं तो कह देता है बिजी हूं माँ। कैसी बिजी जिंदगी होगी जिसमें माँ बाप के लिए वक्त नहीं। उनकी लंबी सांस ने सीने का बोझ हल्का करने की नाकाम कोशिश की। रामप्रसाद जी ने उनकी तंद्रा तोड़ी। क्या हुआ सावित्री? किस सोच में पड़ी है हमारी अर्धांगिनी? उनकी आवाज में चिर परिचित ठिठोली थी। सावित्री देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस विक्रम की याद आ गई थी। समझ तो मैं भी गया था। रामप्रसाद जी मुस्कुराए। आप भी ना? सावित्री देवी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। बड़ा बेटा हमें भूल गया तो क्या? हमारा छोटा बेटा दीपक तो है ना? कम से कम जब दिल करता है उसे जाकर हम मिल तो सकते हैं ना? रामप्रसाद जी ने बताया कि दीपक का फोन आया था और वह होली पर घर आने वाला है। सावित्री देवी की आंखों में एकाएक चमक आ गई। अच्छा, क्या कह रहा था मेरा बेटा? रामप्रसाद जी ने फोन मिलाकर सावित्री देवी की ओर बढ़ाया। अरे, तुम खुद ही बात कर लो। दूसरी ओर से दीपक की हंसती मुस्कुराती आवाज आई। माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप और पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। माँ, मैं सोच रहा था इस बार होली पर घर आऊंगा और हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? सावित्री देवी ने बेसब्री से पूछा। पर उधर से दीपक बस हंस पड़ा। वह तो आने पर ही बताऊंगा माँ, अभी सब्र रखो। होली आते आते घर में रौनक छा गई।
दीपक जब आंगन में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर माँ बाप को थमाते हुए कहा, देखिए माँ पिताजी, यह है मेरा सरप्राइज। रामप्रसाद जी ने चश्मा ठीक किया। यह कौन है बेटा वो? माँ पिताजी, यह प्रिया है, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस आप दोनों की इजाजत चाहिए। सावित्री देवी और राम प्रसाद जी कुछ पल हक्के बक्के खड़े रहे, मगर तस्वीर में लड़की की सादगी, उसका मासूम सा चेहरा और बेटे की खुशी देखकर दोनों का दिल पिघल गया। सावित्री देवी ने बेटे का माथा चूम लिया। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा, हम तो राजी हैं। गांव का छोटा सा आंगन फिर से चहक उठा। बड़े बेटे की शादी देखने का जो अरमान मन ही मन रह गया था, वह छोटे बेटे की शादी में पूरा हो गया। धूमधाम से शादी हुई। दीपक और प्रिया का ब्याह गुरुग्राम के एक बड़े हॉल में रचाया गया। दिन यूं ही परिंदों की तरह उड़ते गए। दीपक और प्रिया की शादी को 1.5 साल होने को आए थे। एक दिन दीपक का फोन आया। माँ पिताजी, एक खुशखबरी है। प्रिया माँ बनने वाली है। आप दोनों को आना ही पड़ेगा। हमें आप लोगों की जरूरत है। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। इस उम्र में पोते को गोद में खिलाने से बड़ा सुख भला क्या हो सकता था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही दोनों गुरुग्राम पहुंच गए। फिर वह दिन भी आया जब प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सावित्री देवी पोते को गोद में लेकर जैसे अपनी सारी ममता उसी छोटे से बच्चे पर उड़ेल देना चाहती थी। बहू प्रिया की सेवा में सावित्री देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह उठकर बहू को गुनगुना दूध देना, हरी सौंफ का पानी बनाना, सबके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना और उस नन्हे से पोते की बादाम के तेल से रोज मालिश करना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। राम प्रसाद जी तो पोते को देखते ही जैसे उम्र के 20 साल पीछे लौट जाते। उसे गोद में झुलाने के लिए झुकती कमर फिर से सीधी हो गई। प्रिया भी अपनी सास की ममता देखकर अक्सर सावित्री देवी का हाथ थामकर कहती, माँ, आपके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाती। सावित्री देवी बस मुस्कुरा देती। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी तसल्ली थी कि बड़ा बेटा भले ही दूर चला गया हो, लेकिन छोटे बेटे के घर में उन्हें वह अपनापन मिल गया जो उनका बुढ़ापा आराम से काटने के लिए काफी था। जब पोता 6 महीने का हुआ तो सावित्री देवी और राम प्रसाद जी ने सोचा, अब कुछ दिन गांव चला जाए। हालांकि उनका मन अब पोते से अलग होने का बिल्कुल नहीं करता था, मगर गांव का घर भी तो देखना था। पोते के 6 महीने पूरे होते ही दोनों वापस गांव लौटे और अपनी पुरानी दिनचर्या में फिर से लौट आए। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि दीपक का फिर से फोन आ गया। माँ पिताजी, अब आप लोग वापस आ जाइए। यहाँ प्रिया को बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है और मैं तो कहता हूँ अब आप यहीं रहना। रामप्रसाद जी ने ठंडी सांस ली। बेटा, कुछ दिनों के लिए तो सही था, लेकिन हमेशा के लिए मेरा मतलब है। वहां तो 2 ही कमरे का फ्लैट है, हम वहां रहेंगे तो तुम दोनों को परेशानी होगी। दीपक ने हंसते हुए कहा, परेशानी कैसी पिताजी? मैंने सोचा है गांव का मकान बेच देते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन वहां पर है वह भी बेच देंगे। फिर यहाँ गुरुग्राम में एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। सब साथ रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। राम प्रसाद जी ने एक पल को गहरी सांस भरी। मैं तुझे बाद में फोन करके बताता हूँ, कहकर राम प्रसाद जी ने फोन रखा। गांव का मकान बेचने का उनका बिल्कुल दिल नहीं था। वे गहरी सोच में पड़ गए। गांव का घर, वो आंगन, वो खेत खलिहान, सब छोड़ना आसान न था। लेकिन सावित्री देवी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कहा, मेरा मन तो बस अपने रोहन के पास रहने को करता है। बच्चे बुला रहे हैं तो क्यों न चलें? रामप्रसाद जी ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है सावित्री। कुछ ही समय में गांव का घर और जमीन बिक गई। उस पैसे से दीपक ने गुरुग्राम में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, जहां सावित्री देवी और राम प्रसाद जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ हमेशा के लिए रहने आ गए। दीपक और प्रिया की जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्रिया ने कुछ महीनों की छुट्टी के बाद अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। शहर की भागदौड़ में वह सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल जाती और दीपक भी अपने काम में व्यस्त रहता। राम प्रसाद जी और सावित्री देवी ने घर की जिम्मेदारियां खुशी खुशी संभाल ली।
राम प्रसाद जी सुबह सुबह पास की मार्केट से ताजे फल, सब्जियां, दूध और किराने का सामान ले आते। सावित्री देवी दिन भर रोहन को संभालती, उसकी मालिश, नहलाना, खिलाना और फिर रसोई घर का सारा काम करने के बाद कपड़े भी धो देती। प्रिया सुबह जल्दी उठकर अपना और दीपक का टिफिन तैयार कर लेती थी और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाकर रख देती थी। सावित्री देवी उसकी मदद करती और प्रिया उनकी तारीफ करते नहीं थकती थी। माँ जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता, वह हंसते हुए कहती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। प्रिया को ऑफिस की जल्दबाजी में देर होने लगी। एक सुबह उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, आज आप ही नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर यह आज धीरे धीरे हर दिन का नियम बन गया। प्रिया अब सुबह का सारा काम, नाश्ता, टिफिन सब कुछ सावित्री देवी पर छोड़ने लगी। माँ जी, आप तो किसी जादूगर की तरह सारा काम निपटा देती हैं, वह हल्के से हंसकर कहती और बैग उठाकर निकल जाती। रात का खाना भी अब सावित्री देवी ही बनाती थी। देखते देखते 6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी सावित्री देवी ही घर के सब काम संभालती थी। सुबह की भागदौड़, सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी, सब कुछ उनके बूढ़े कंधों पर आकर टिक गया था। उस सुबह भी जैसे ही आंख खुली तो घड़ी में 6 बजे बज रहे थे। सावित्री देवी ने एक पल को माथा पकड़ा। हे भगवान, आज फिर से देर हो गई। वह जल्दी से ओढ़नी समेटकर उठी। तभी रामप्रसाद जी सुबह की सैर करके वापस आए और बोले, अरे अरे, ऐसे कहाँ भाग रही हो, सब ठीक तो है? सावित्री देवी ने जल्दी से ओढ़नी सिर पर ठीक की। कुछ नहीं, रोहन के स्कूल की बस आने वाली होगी, मैंने उसका टिफिन भी नहीं बनाया, दूध भी नहीं गर्म किया। रामप्रसाद जी ने चश्मा पहना और अखबार उठाते हुए बड़बड़ाए, मेरे लिए भी चाय। तभी सावित्री देवी ने झुंझलाकर कहा, पहले रोहन का टिफिन देख लो, फिर आपकी चाय बनाती हूँ। कहते कहते वह तेजी से रसोई में घुस गई। जल्दी से पोहे बनाने लगी। एक तरफ पोहे पलट रही थी तो दूसरी तरफ दूध गर्म करके रख दिया। साथ ही रोहन का फ्रूट बॉक्स भी तैयार कर दिया। उधर राम प्रसाद जी कुर्सी पर बैठे अखबार में खबरें पढ़ते हुए अपनी चाय का इंतजार करते रहे। रोहन के काम से फ्री होकर अभी सावित्री देवी ने केतली में चाय चढ़ाई ही थी कि बाहर से उनके पोते रोहन की खींचती सी आवाज आई, दादी, आपने मेरी पानी की बोतल नहीं भरी क्या? लो, मेरी बस भी आ गई। दादी, जल्दी से पानी की बोतल दो। सावित्री देवी ने झट से बोतल उठाई और भरने लगी। तभी बाहर से बहू की आवाज तीर की तरह आई, माँ जी, क्या है यह? रोहन की बस हॉर्न पर हॉर्न दे रही है और आपने अभी तक उसे बोतल भी नहीं दी। इतनी बार कहाँ है, सुबह सब लोगों को जल्दी जाना होता है तो फुर्ती से हाथ चलाया करो। पर नहीं, आपसे तो कोई काम वक्त पर होता ही नहीं। हर रोज आपकी वजह से लेट हो जाता है रोहन। सावित्री देवी एक पल को ठिठकी। वह बहू बस आज उठने में देर हो गई थी, उन्होंने बाहर आते हुए कहा। लेकिन तभी प्रिया गुस्से से चिल्लाई, कौन सी नई बात हो गई माँ जी, रोज यही बहाना होता है आपका तो। सामने दीपक खड़ा था, टाई बांधता हुआ। लेकिन मजाल है, वह अपनी पत्नी को टोके और कहे कि माँ को डांटने की बजाय यह काम उसे खुद करना चाहिए। सावित्री देवी ने दीपक और प्रिया का टिफिन भी पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया और राम प्रसाद जी की चाय लेकर वापस कमरे में आ गई। अपनी चाय नहीं लाई शोभा, वे बोले। सावित्री देवी का दिल बेहद दुखी हो चुका था। कुछ कहा नहीं, पर भीगी आंखें रामप्रसाद जी से छिप नहीं पाईं। रामप्रसाद जी ने गौर से देखा। क्या हुआ सावित्री, फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? सावित्री देवी ने आंखें ऊंची करके सहज होने का दिखावा करते हुए धीमे से बोली, कुछ नहीं जी, बस बहू कह रही थी, रोज देर हो जाती है। ठीक ही तो कहती है, मुझसे ही अब जल्दी काम नहीं होता। रामप्रसाद जी की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सावित्री देवी का कंधा सहलाया। दीपक ने कुछ सुना नहीं क्या? वह बोल नहीं सकता था कि मां की मदद कर दे। सब तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रखा है। सावित्री देवी ने फीकी सी हंसी से बात काट दी। छोड़ो जी, किसे समझाऊं? बहू बेटा है, वही तो अपने हैं। दो बातें सुन लूंगी तो क्या? रामप्रसाद जी कुछ पल चुप रहे और बोले, सावित्री, तुम भी इंसान हो। इस उम्र में पूरा घर संभाल रही हो। दिन भर रसोई के काम और घर के बाकी काम करते करते तुम भी थक जाती हो। कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए। यह भी कोई माँ बाप से बात करने का तरीका होता है?
मैं अभी उनसे बात करता हूँ। सावित्री देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस जी, चुप रहो। कुछ कहोगे तो बात बढ़ जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी, जैसे आज तक संभाला है। राम प्रसाद जी की आंखों में नमी उतर आई। सावित्री देवी के कहने पर वह चुप रहे। चाय नाश्ता करने के बाद राम प्रसाद जी ने सावित्री देवी से कहा, सावित्री, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, वह करवा लाऊंगा और हाँ, फल सब्जियां भी ले आऊंगा। उन्होंने कुछ पैसे उठाए और घर से निकल गए। सावित्री देवी फिर से घर समेटने में जुट गईं। रोहन की किताबें ठीक की, बर्तन धोए और कपड़े तह किए। शरीर थक चुका था, पर वह चुपचाप काम करती रही। दोपहर तक राम प्रसाद जी लौटे, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। सावित्री देवी ने गौर से देखा और पूछा, जी, क्या हुआ? चेहरा क्यों लटका है? राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और बोले, सावित्री, मैंने अभी गांव में अपने दोस्त गोपाल दास को फोन किया। सुनकर दिल बैठ गया। उनकी पत्नी तुम्हारी सहेली कमला का 1 हफ्ते पहले देहांत हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। हाय राम, कमला। उनकी आंखें फिर से नम हो गईं। हमें उन्होंने बताया क्यों नहीं? राम प्रसाद जी की आवाज में गुस्सा और दर्द था। गोपाल दास ने बताया कि उसने मेरे नंबर पर फोन किया था, खबर देने के लिए। मेरा फोन बंद आने पर उसने दीपक को फोन करके खबर दी थी, पर दीपक ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। शाम को जब दीपक और प्रिया ऑफिस से लौटे तो राम प्रसाद जी ने दीपक से सवाल किया, बेटा, गोपाल दास ने तुझे कमला के देहांत की खबर दी थी ना, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? प्रिया ने बीच में ही जवाब दिया, अरे, अगर बता देते तो आप दोनों उठकर गांव चले जाते। फिर यहाँ का काम कैसे होता? मैं नौकरी करती हूँ, दिन भर ऑफिस में खटती हूँ, फिर घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। राम प्रसाद जी और सावित्री देवी को जैसे जोर का झटका लगा। प्रिया के विचार सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। बहू, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्तेदारी और जात बिरादरी में तो सुख दुख में जाना पड़ता है। तुम बहू हो घर की, यह बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। अच्छा, बहू हूं तो क्या करूं? सारा काम धाम छोड़कर घर पर बैठने से तो रही। यह बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी घर का खर्चा चल रहा है। इसलिए चुपचाप यहीं रहिए और घर संभालिए। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई और दीपक भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। सावित्री देवी का मन और भारी हो गया। 1 सप्ताह बाद सावित्री देवी और रामप्रसाद जी की शादी की सालगिरह थी। सावित्री देवी सुबह से चुप थी, उदासी में रसोई में काम करती रही। राम प्रसाद जी से उनकी उदासी देखी ना गई। वह पास आए और बोले, सावित्री, क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूम आए? मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने चले। तुम भी तो घर में रहते रहते थक गई होगी। मेरा भी मन है, इस बड़े शहर में थोड़ा सा हम भी घूम फिर कर आए। रात को बाहर ही खाना खाएंगे। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मगर जी, बच्चों का खाना? अरे सावित्री, एक दिन तो प्रिया बहू संभाल लेगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आज शाम को चलते हैं। शाम को सावित्री देवी ने अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी, अच्छे से तैयार हुई और राम प्रसाद जी भी कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो गए। दोनों मल्टीप्लेक्स पहुंचे, एक बढ़िया सी फिल्म देखी और रात को पास के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म दाल बाटी का आनंद लिया। सावित्री देवी की हंसी कई दिनों बाद लौटी थी। कितना अच्छा लग रहा है आज बाहर निकलकर, वो बोली। लगता है जैसे वही पुराने दिन लौट आए। लेकिन जब रात के 10 बजे वे घर लौटे तो प्रिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। यह क्या माँ जी, आप लोग रात के 10 बजे घर लौट रहे हैं? मैं ऑफिस से थक हार कर आई और घर पर खाना भी मुझे बनाना पड़ा। आखिर गए कहाँ थे आप लोग? सावित्री देवी ने धीरे से कहा। वो बहुत समय से मन कर रहा था फिल्म देखने का। तो तेरे ससुर जी ने कहा कि फिल्म देखने गए थे। सावित्री देवी की बात पूरी होते ही प्रिया ने तंज कसते हुए कहा, मतलब हजारों रुपए बाहर उड़ाकर आ गए। हम यहाँ दिन रात कमाते मर जाएं और आप दोनों फिजूल खर्ची करते रहें। राम प्रसाद जी का चेहरा लाल हो गया। फिजूल खर्ची? अगर हमने अपने लिए थोड़े पैसे खर्च किए, ये फिजूल खर्ची हो गई? दीपक, क्या कह रही है तेरी पत्नी? तुझे सुनाई नहीं देता? दीपक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। पिताजी, प्रिया ने क्या गलत कहा? हम दिन रात एक करके पैसा कमा रहे हैं और आप लोग घर का काम छोड़कर घूमने निकल गए। गए तो गए,
इतने पैसे भी खर्च कर डाले? राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और कांपते हुए शब्दों में कहा, मत भूलो दीपक, यह मकान जिसमें तुम लोग ऐश कर रहे हो, मेरे ही पैसों से खरीदा गया है। अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर तुम्हारे लिए यह शहर में घर लिया, ताकि बुढ़ापे में बेटा पास रहेगा। और आज तुम्हें हमारे 2 पैसे खर्च करने भी चुभने लगे। दीपक ने जैसे अपनी आंखें झुका ली, पर प्रिया अपनी जगह पर खड़ी रही। बेशर्मी से आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या हुआ? पैसे लगाए हैं तो रहने को भी तो मिल रहा है ना आपको इस मकान में, फिर भी शिकायतें कर रहे हैं। राम प्रसाद जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तमतमाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नहीं रहना हमें यहाँ पर। अगर इतना ही ऐतराज है हम लोगों के बाहर निकलने से तो हमारे पैसे लौटा दो, हम कहीं और रह लेंगे। प्रिया की आंखों में आग उतर आई। गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन से पैसे? वह तो आपने अपनी मर्जी से लगाए थे और अब यह मकान मेरे नाम पर है, तो अब जैसा मैं चाहूंगी आप दोनों को वैसे ही रहना पड़ेगा, समझे? सावित्री देवी के गले से कोई शब्द निकला ही नहीं, बस आंखों में नमी तैर गई। रामप्रसाद जी की आवाज भर्रा गई, मतलब खून पसीना एक करके वह सब कमाया था मैंने। प्रिया ने मुंह फेर लिया। दीपक कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। दोनों अपने कमरे में ऐसे चले गए जैसे कोई फैसला सुनाकर अदालत बंद हो गई हो। सावित्री देवी और रामप्रसाद जी वहीं हॉल में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। ना कोई जवाब दिया, ना सवाल किया। बस मन के भीतर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। रामप्रसाद जी ने बिस्तर पर बैठते हुए लंबी सांस ली। सावित्री, मैं तो कब से कह रहा हूं, यह गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि चलो अपने गांव वापस चले। कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकेंगे। सावित्री देवी ने फीकी मुस्कान से उन्हें देखा। कहाँ जाएंगे गांव में? अब तो हमारा वह घर भी नहीं रहा, जमीन भी बेच दी, सब कुछ तो हमने दीपक के कहने पर ही छोड़ा था। सोचा था बेटा साथ रहेगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पर देखो वही आज कैसी बातें सुना गया। रामप्रसाद जी ने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए कहा, गुलामी तो अब बर्दाश्त नहीं होती सावित्री, बेटा बहू से ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, कभी सोचा था? कम से कम वहां गांव में रहते हुए यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। सावित्री देवी ने आंखों के कोने में ठहरे आंसू पोंछे और धीरे से बोली, सारी गलती तो मेरी ही है जी। अच्छे खासे गांव में चैन से जी रहे थे, लेकिन मैंने ही बेटे और पोते के प्यार में पड़कर आपसे जिद की कि सब बेचकर शहर चलते हैं, साथ रहेंगे, यही सोचा था। पर यह सब क्या बन गया हमारे साथ? रामप्रसाद जी खामोश रहे। उनका सिर सावित्री देवी के कंधे पर टिक गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर रामप्रसाद जी बोले, बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। अगली सुबह 7:30 थे जब प्रिया की तीखी आवाज ने घर की दीवारें हिला दी। दीपक, देखो तो तुम्हारी माँ ने फिर नाश्ता नहीं बनाया। हर रोज की यही आदत है, मुझे रोज ऑफिस जाने में देर करवा देती है। ये औरत ना रोहन का टिफिन पैक किया, टिफिन तो छोड़ो कुछ बनाया तक नहीं। आज तो हद हो गई, समझती क्या है ये खुद को? वह बड़बड़ाती हुई सावित्री देवी और रामप्रसाद जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, ना तो वहां सावित्री देवी थी, ना ही रामप्रसाद जी। प्रिया गुस्से से कांप गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वे दोनों कब और कहां चले गए। उसने दीपक को आवाज दी। उसे भी कुछ मालूम नहीं था कि वे दोनों कहां गए। दीपक ने पिता को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। प्रिया सिर पकड़कर बैठ गई, यह सोचकर कि सुबह सुबह घर का सारा काम अब उसे ही करना पड़ेगा। इधर दूसरी ओर सावित्री देवी और रामप्रसाद जी सुबह की पहली बस पकड़कर अपने गांव पहुंच चुके थे। सूरज की किरणें उस मिट्टी पर पड़ रही थीं, जिसे छोड़ने का दर्द आज भी उनके सीने में चुभता था। वे सीधे अपने पुराने मित्र गोपाल दास के घर गए, जिनकी पत्नी कमला का हाल ही में देहांत हुआ था। रामप्रसाद जी ने दोस्त से मिलकर उनकी पत्नी के जाने का शोक प्रकट किया। गोपाल दास जी की बहू चाय पानी लेकर आई। थोड़ी ही देर बाद उसने प्यार से खाना बनाया और परोसा। सावित्री देवी और रामप्रसाद जी ने देखा कि गोपाल दास जी की बहू कितनी चुस्ती से काम कर रही थी। उसका हंसमुख स्वभाव और ससुर के प्रति सम्मान देखकर सावित्री देवी का मन भर आया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू ने, रामप्रसाद जी ने तारीफ की।
खाया तो जैसे तन मन तृप्त हो गया। गोपाल दास जी मुस्कुराए। मेरी बहू तो लाखों में एक है। बेटा बहू दोनों खूब सेवा करते हैं। कमला जब 2 महीने बिस्तर पर थी, दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। ऐसे बेटा बहू नसीब वालों को ही मिलते हैं। यह सुनकर रामप्रसाद जी को प्रिया की जहर सी तीखी बातें याद आ गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। सावित्री देवी ने भी पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं। क्या हुआ रामप्रसाद? गोपाल दास जी ने चिंता से पूछा। सब ठीक तो है? रामप्रसाद जी कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उन्होंने टूटे शब्दों में सब कह सुनाया। कैसे बेटा बहू ने सारी जायदाद हथिया ली, इसके बावजूद भी उन्हें बातें सुनने को मिलती हैं। कैसे मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया और अब वे मालिक बनकर हुक्म चला रहे थे। सब बताते बताते रामप्रसाद जी का गला रुंध गया। गोपाल दास जी अचरज में रह गए। कुछ पल बाद बोले, रामप्रसाद, तू कब से हार मानने लगा? कानून भी तो कोई चीज होती है। मैं अभी अपने बेटे से मिलवाता हूं। तू जानता है, मेरा बेटा वकील है। तेरी मेहनत की कमाई से वह घर खरीदा गया। वह तुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। गोपाल दास जी ने उसी वक्त अपने बेटे सुरेश को बुलवा भेजा। सुरेश शहर का नामी वकील था। उसे जैसे ही रामप्रसाद जी और सावित्री देवी की कहानी पता चली, उसके होश उड़ गए। काका काकी, आप चिंता मत कीजिए। अब दोनों के साथ जो हुआ वह सिर्फ अन्याय नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध है। खून पसीने से कमाए पैसे किसी और के नाम ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। आप बस मुझे बताइए कि वह मकान और जमीन बेचकर जो पैसा आया वह किसके खाते में और कैसे ट्रांसफर हुआ? रामप्रसाद जी ने मकान बेचने, खाते से ट्रांसफर और दस्तखत की सारी बातें एक एक करके बताईं। सुरेश ने ध्यान से सब सुना। आप दोनों को यह जानकर तसल्ली होगी कि बुजुर्ग माता पिता को बेटा बहू ऐसे बेघर नहीं कर सकते। कानून में साथ है। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे को दी है और वह उनकी देखभाल नहीं करता, तो वह संपत्ति वापस ले सकते हैं। और अगर धोखे से दस्तखत कराए गए हैं तो केस और भी मजबूत है। आप बस अब हिम्मत मत हारिए। सावित्री देवी की आंखें डबडबा गईं। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बस न्याय दिला दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अगले ही दिन रामप्रसाद जी और सावित्री देवी शहर लौट आए। इतवार का दिन था। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर से प्रिया की कर्कश आवाज आई। कहाँ थे आप लोग? बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? कल से मेरी हालत खराब हो गई। सब काम मुझ पर छोड़कर चले जाते हैं। कोई जवाब है आपके पास? रामप्रसाद जी ने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। दीपक भी अंदर से निकल आया, माथे पर बल, गुस्से से लाल। पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जब मर्जी चले गए, जब मर्जी लौट आए। हम यहाँ नौकर नहीं हैं आपके। सावित्री देवी ने पथराई आंखों से बेटे को देखा। मन में बहुत कुछ था कहने को, पर शब्द वही दम तोड़ गए। रामप्रसाद जी ने एक लंबी सांस ली। बिना कुछ कहे वह कमरे में गए। 2 बैग निकाले और चुपचाप अपने सभी कपड़े और जरूरी चीजें पैक की। घर से निकलते वक्त दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीपक और प्रिया चिल्लाते ही रह गए। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे कैसे चले जाओगे? लेकिन अब वह आवाजें दीवारों से टकराकर रह गईं। रामप्रसाद जी और सावित्री देवी घर की दहलीज लांघ कर चले गए। शाम होते होते दीपक और प्रिया अपनी ही सोच में डूबे बैठे थे। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। दीपक ने कॉल रिसीव की। हाँ, उधर से सख्त आवाज आई। मिस्टर दीपक, हम लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत रजिस्टर हुई है। कल सुबह 11 बजे तक थाने में हाजिर हो जाइए, वरना पुलिस आपके घर आकर गिरफ्तार करेगी। सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। दीपक की जुबान लड़खड़ाई। पुलिस में शिकायत कर दी है उन्होंने। उसी घबराहट में वह अपने दोस्त को लेकर शहर के एक नामी वकील के ऑफिस पहुंचा। सारा किस्सा खुलकर बता दिया। कैसे मकान बिकवाया, साइन करवाए, खाते से पैसा ट्रांसफर कराया। वकील ने फाइल बंद की, कुर्सी पीछे सरकाई और तीर जैसी एक बात कही। मिस्टर दीपक, यह सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस है। आपके पिता ने ठान लिया है तो यकीन मानिए, आप चाहकर भी नहीं बच सकते। सबूत आपके खिलाफ बोलेंगे
और पुलिस आपको घसीटकर जेल में ले जाएगी। समझदारी इसी में है कि तुरंत अपने माता पिता के साथ समझौता कर लीजिए, कैसे भी करके, और जो उनका हक है वह चुपचाप लौटा दीजिए, वरना यह केस आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दीपक के माथे पर पसीना झलक आया। प्रिया भी घबराई हुई थी। वे जो सोच रहे थे कि बूढ़े माँ बाप तो अब कुछ नहीं कर सकते, उनकी वह गलतफहमी टूट गई। थोड़ी ही देर में दीपक और प्रिया बदहवास से गांव पहुंचे। राम प्रसाद जी किराए पर कमरा लेने के लिए किसी से फोन पर बात कर रहे थे। दीपक लपक कर राम प्रसाद जी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपक की आवाज हाँफ रही थी, रुक रुक कर निकल रही थी। आप हमारे साथ वापस घर चलिए। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई आपसे हाथ भी नहीं लगवाएगा काम में। जो आप चाहेंगे वही होगा। आप बाहर घूमे फिरे, जितने पैसे चाहें खर्च करें। पिताजी, बस शिकायत वापस ले लीजिए। प्रिया भी थरथराती आवाज में बोल पड़ी। माँ जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाती हूँ, अब कभी भी कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप लोग चलिए हमारे साथ। उस घर को और हम लोगों को आपकी जरूरत है। माँ जी, प्लीज। राम प्रसाद जी एक पल को सुनते रह गए, फिर धीमे पर साफ शब्दों में बोले, बेटा, एक बार तुम पर भरोसा करके सब कुछ खो चुका हूं। अब दूसरी बार वही भूल नहीं करूंगा। अब ना तो तुम्हारी बातें सुननी है, ना तुम्हारे झूठे वादे। हमें तो बस हमारा हक चाहिए। जितना हमसे लिया है वह पैसा वापस करो, फिर जहां दिल चाहे वहां रहो, जैसे चाहे ज्यो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं। हमें पता है कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज हमें माफ कर दो ना। मगर तभी बरामदे के कोने में खड़ा सुरेश, गोपाल दास जी का बेटा और उनका वकील, आगे आया। उसने सख्त आवाज में कहा, देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ने धोखा किया है अपने ही माँ बाप के साथ। अब अगर वाकई जेल से बचना चाहते हो तो जितना पैसा इनसे लिया है सब वापस करो, वरना मामला तो कोर्ट में जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ कि पुलिस तुम्हारी गर्दन से पकड़कर तुम्हें हवालात तक पहुंचाएगी। तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी की ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी कि सालों तक जेल की सलाखें गिनते रहोगे। दीपक की गर्दन झुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? माँ, आप तो हम पर तरस खाओ। यह तुम्हारा सिर दर्द है। दीपक, पैसा चाहिए तो मकान बेचो, गाड़ी बेचो, उधार लो या कुछ भी करो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों के ब्याज की मांग नहीं रखी, नहीं तो रकम इतनी बड़ी हो जाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम लोग तय कर लो कि पैसा लौटाना है या पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी है। नहीं, मैं वादा करता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर 1-1 रुपया लौटा दूंगा पिताजी का। बस शिकायत वापस ले लीजिए। सावित्री देवी और राम प्रसाद जी की आंखों में पानी उतर आया। मगर सुरेश ने 2 टूक कहा, जो कहा है वह लिखित में दो और दिए गए वक्त पर पैसा लौटाओ, वरना किसी माफीनामे का कोई मतलब नहीं होगा। दीपक ने तपते हाथों से लिखा, मैं दीपक कुमार अपने माता पिता से ली गई 80 लाख की धनराशि को 1 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा, वरना मैं कानूनी कार्यवाही झेलने को तैयार हूँ। 1 महीना बीतते ही दीपक और प्रिया ने मजबूरी में अपना वही फ्लैट बेच दिया जो पिता के पैसों के बल पर खरीदा था। जितना पैसा राम प्रसाद जी ने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया था, वह 80 लाख एक एक करके वापस लौटा दिया गया। गांव लौटकर राम प्रसाद जी ने उसी रकम से एक छोटा सा मकान खरीद लिया, जो उन्हें एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए काफी था। बाकी बचे पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यहाँ शहर जैसी चकाचौंध नहीं थी, पर यहाँ इज्जत थी, चैन था और आत्मसम्मान से रहने का गर्व था। अब यहाँ उन्हें कोई ताना नहीं देता था, कोई आंखें नहीं दिखाता था। यहाँ वे अपनी मर्जी के मालिक थे और बाकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगे थे। अपने घर में दोनों बुजुर्गों के दिल में आज फिर से जीने की उमंग आ गई थी, क्योंकि उनके पास अब सबसे कीमती चीज थी, अपनी आजादी। दोस्तों, क्या रामप्रसाद जी ने अपने फैसले पर डटे रहकर सही किया? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपको आज की कहानी कैसी लगी यह भी बताएं। और आप यह कहानी किस जगह से देखकर सुन रहे हैं यह भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।